Hi students, in today's lecture we'll go through ECG, right? Electrocardiogram. And this topic is important. ये नीट में भी 2 बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है. और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम हार्ट की बात करें, राइट? अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम चेक करनी है तो सबसे पहले हम ECG करते हैं, राइट? सो लेट्स लुक इनटू इट. अभी तक हमने हार्ट की पूरी एक्टिविटी हमें पता है अब इस लेक्चर तक, राइट? हार्ट किस तरह से काम करता है, किस तरह से एट्रिया में ब्लड आता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब फिर इम्पल्स जो ऐसे नोड में जनरेट हुई वो इम्पल्स ट्रैवल होके वेंट्रिकल्स में जाती है, राइट? फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट? फिर वेंट्रिकल्स वापस अपने रिलैक्स स्टेट में आते हैं. ये सब चीज़ें हमें पता है. अब यही सारी चीज़ें हम एक ग्राफ के फॉर्म में ईसीजी मशीन में देख सकते हैं. ईसीजी मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जो हार्ट की एक्टिविटी को एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाता है, राइट? और ये हार्ट डिजीजेस को, अगर किसी को लगता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करने के काम आता है, चेक करने के काम आता है कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? सो ये जितनी भी एक्टिविटी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, इसका जो नॉर्मल टाइम होता है, राइट, वो सब चेक करते हैं हम इस ईसीजी में, राइट? अगर ईसीजी का ग्राफ, ये जो ईसीजी का ग्राफ है ये ऐसा नॉर्मल दिखता है, राइट, तो हार्ट ठीक है. अगर ईसीजी का ग्राफ नॉर्मल से डेविएटेड है, डेविएटेड कैसे होता है? अगर ये वाली वेव या तो बहुत ऊपर चली गई, ये वाली वेव या बहुत ऊपर चली गई, ये बहुत नीचे आ गई, या ये फ्लैट नहीं है, ज़्यादा फ्लैट है या कम फ्लैट है, ये सब एबनॉर्मेलिटीज होती हैं. दैट मीन्स हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. अब हम एक बात करते हैं इम्पल्स की. इम्पल्स जो जनरेट होती है राइट एट्रियम में, राइट, ये क्या करती है? पूरे इम्पल्स हमें पता है पूरे हार्ट में ट्रेवल करती है. ये इम्पल्स जो है ये एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह होती है, और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम बॉडी के सरफेस पे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, राइट? अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं. अब देखिए, जब बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो बॉडी सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज होगा. ये जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये हम ईसीजी मशीन में कैप्चर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्राफ, राइट? जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट बहता है, राइट, फ्लो करता है हार्ट में, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है हमारी बॉडी में ऊपर करंट के बहने से, उसको हम डिटेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्राफ, राइट, इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि ईसीजी मशीन जिसको हम बोलते हैं, राइट? अब हम देखेंगे डिफरेंट रीजन्स, इनका क्या मतलब है. अगर ये ऐसे नहीं है, थोड़े अलग दिखते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? और एक चीज याद रखना, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कार्डियक साइकिल, राइट? दैट मीन्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से लेकर के आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल तक, राइट, जो हमने पढ़ा था, वो एक कार्डियक साइकिल जो है, ये जो एक ग्राफ है, ये P से लेके T तक जो ग्राफ है, ये एक कार्डियक साइकिल रिप्रेजेंट करता है, राइट? अगर आप ये ग्राफ, ये नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट करें 1 मिनट में, अगर आपको किसी की हार्ट बीट देखनी है तो ईसीजी में उसकी हार्ट बीट हम देख सकते हैं नॉर्मल है कि नहीं है. अगर हम ईसीजी कैप्चर करेंगे किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन का, हमने बात करी थी कि 72 हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन. तो इस तरह की जो वेव्स हैं वो 72 टाइम्स हमें देखनी चाहिए ईसीजी में, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. सो ईसीजी क्या है? ईसीजी इज योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. बेसिकली ईसीजी को अगर आपको डिफाइन करना है, so ECG represents electrical activity of heart, right, during a cardiac cycle, एक cardiac cycle, right? अब हम देखते हैं इन अलग अलग रीजन्स का क्या मतलब है. देखिए जो P रीजन है, ये देखिए जो P रीजन है, इसमें लेट्स राइट इट,
ये जो पी रीजन है, पी रीजन आपका रिप्रेजेंट करेगा, पी रीजन आपका रिप्रेजेंट करता है ये वाला, ये पी रीजन पूरा आपका रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। सो ग्राफ में आपको सबसे पहले जो दिख रहा है ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है आपको। दिस इज योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ग्राफ भी उसी सीक्वेंस में होता है, अगर आपको कार्डियक साइकिल पता है तो आपको ग्राफ इजीली समझ आ जाएगा, राइट। फिर देखिए क्यू से जो शुरू होता है क्यू आर एस, ये क्या है, क्यू आर एस। क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसको हम एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकते हैं, राइट। अब क्यू आर एस, एट्रियल सिस्टोल के बाद, एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो बड़ा वाला वेव है ये रिप्रेजेंट करता है आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ventricular contraction, right? I hope this is clear. इसको हम डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम डीपोलराइजेशन वर्ड भी यूज करते हैं, राइट। सो हियर दिस इज योर ventricular depolarization, this one is your atrial depolarization. अब देखिए टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टी आपका रिप्रेजेंट करता है जब वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स स्टेट में आती हैं, एक्साइटेड स्टेट से। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब वेंट्रिकल्स आपकी वापस नॉर्मल स्टेट में आती हैं, उसको हम बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है ये टी वाला, टी वेव, राइट। सो टी वेव विल रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ ventricles from excited to normal state, right। इसको हम बोलते हैं repolarization, राइट। डायस्टॉल जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं repolarization भी, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए जितने भी आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक क्वेश्चन पूछा गया था आई गेस 2011 में नीट में, या उसमें पीएमटी जो भी बोलते थे इस एग्जाम को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉरी 2011 में पूछा गया था, वो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था, या 2011 में यही पूछा गया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें से एक ऑप्शन था वन कंप्लीट पल्स, राइट। जो क्यू आर एस है आपका, क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है आपका वन कंप्लीट पल्स, राइट। इसको हम एक हार्ट बीट भी बोलते हैं, राइट। हमने बात करी थी ना कि अगर आप ये नंबर ऑफ पीक्स कैलकुलेट कर लें तो एक पीक एक हार्ट बीट रिप्रेजेंट करती है, राइट, या एक पल्स रिप्रेजेंट करती है, राइट। सो ये वाला पार्ट एक हार्ट बीट रिप्रेजेंट करता है, राइट। कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए थे इसके साथ, जैसे पीक टी, इसमें से कुछ पूछा गया था, जैसे कुछ क्वेश्चन था गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, राइट, इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ था। फिर पूछा गया है इसमें विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन था कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस, ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस, वन कंप्लीट पल्स, सो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड वन दूसरा था पीक टी, जो पीक टी है इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, राइट, लेकिन हमें पता है टी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, राइट। सो टी के लिए सही ऑप्शन नहीं था, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। पीक पी एंड पीक आर टुगेदर
systolic and diastolic blood pressure, which is not right. Peak P, initiation of left atrial contraction, peak P, which is not right. It represents atrial contraction, not left atrial contraction, right? और दूसरी एक 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था. द डायग्राम हेयर इज द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. वेव पी, ये इजी क्वेश्चन था. द पी वेव रिप्रेजेंट, ये पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, राइट? फर्स्ट ऑप्शन था. सेकंड है एंड ऑफ सिस्टोल. थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया. डी है इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो ये रिप्रेजेंट करता है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सी ऑप्शन वाज द करेक्ट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, दिस वाज द करेक्ट, राइट? सो दिस रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, जैसे हमने पहले बात करी. और ये रिप्रेजेंट करता है क्यू के बाद एकदम से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाती है. दिस रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट? और वेंट्रिकुलर, इसको हम डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं. और दिस रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स कमिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, डीपोलराइजेशन, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर. अब देखते हैं, अगर ये ऐसा नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं है, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट? अगर मान लिया जाता है पी वेव, जो पी वेव है आपकी, ये एक्सटेंडेड है, राइट? अगर आपकी पी वेव एक्सटेंडेड है, लार्ज है, लार्ज पी वेव, अगर आपको ईसीजी में ये पी वेव बड़ी दिखती है, राइट? इफ दिस पी वेव इज लार्ज, देन ये तब पी वेव तब लार्ज होती है जब आपका मिट्रल स्टेनोसिस नाम का एक डिजीज होता है. अगर मिट्रल स्टेनोसिस है, उसमें क्या होता है, जो आपका ब्लड है, ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी, ब्लड वापस जो है आपका एट्रिया में वापस जाने लगेगा. और हमें पता है वॉल्व्स का काम क्या होता है, दैट ब्लड शुड नॉट बैक फ्लो, राइट? सो अगर आपकी पी वेव बड़ी है, इसका मतलब ब्लड बैक फ्लो हो रहा है, ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियाज में जा रहा है, राइट? इसको हम बोलते हैं लार्ज पी वेव मींस मिट्रल स्टेनोसिस. मिट्रल स्टेनोसिस, राइट? अब आए क्यू वेव पे. अगर ये क्यू वेव बड़ी है, ये नीचे को जो जा रही है, अगर ये बड़ी हुई दिख रही है ईसीजी में, तो क्या है? लार्ज क्यू वेव. लार्ज क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट, इन द हार्ट, राइट? इट, अगर क्यू वेव ज्यादा बड़ी है, इट रिप्रेजेंट्स हार्ट अटैक, राइट? इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, राइट? अब अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपकी क्यू आर एस बहुत ज्यादा बढ़ गई, आर, लार्ज आर वेव, अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर को स्पाइक करती है, राइट? सो ये भी एक तरीके की डिजीज हार्ट से रिलेटेड पॉइंट करती है, राइट? अगर ये वैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट? अगर ये वेव बढ़ जाती है, इट रिप्रेजेंट्स कि आपकी वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो गई है, राइट? विच इज अ प्रॉब्लम. ventricular enlargement. Large R wave means ventricular enlargement, right? इसी तरीके से मिट्रल स्टेनोसिस जो मैंने बोला था, जिसमें क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रियास. इसमें भी एट्रियल एनलार्जमेंट होती है, एट्रियास आपके एनलार्ज हो जाते हैं, राइट? और आपके जो वॉल्व्स हैं वो नैरो होते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है उनमें, जिसकी वजह से ब्लड वापस एट्रियाज में जाने लग जाता है, राइट? तो ये तो हो गई और अगर आपकी जो टी वेव है, अगर टी वेव आपकी और ज्यादा फ्लैट हो गई, राइट? टी वेव या तो ज्यादा फ्लैट हो जाएगी, राइट, या कम फ्लैट होगी,
या ज़्यादा फ्लैट, अगर नॉर्मल से ज़्यादा फ्लैट है तो भी प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मल से कम फ्लैट है तो भी प्रॉब्लम है, राइट। अगर आपकी टी वेव, अगर आपकी आर, दिस वन टी वेव, क्या वी वर टॉकिंग अबाउट टी वेव, अगर ये आपकी फ्लैट है, दैट मीन्स ब्लड को, दैट मीन्स हार्ट को आपके ऑक्सीजन कम मिल रहा है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, राइट। और अगर ये टी वेव एनलार्ज्ड है, दैट मीन्स इट पॉइंट्स टुवर्ड्स हाइपरकैलेमिया, राइट। टी वेव, राइट, अगर हम टी वेव की बात करें, राइट, अगर ये टी वेव बढ़ी हुई है, राइट, अगर टी वेव फ्लैट है, टी वेव अभी तो इतनी है, अगर ये मान लो फ्लैट हो जाती है, इसका मतलब है आपके हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, राइट। टी वेव इज फ्लैट, दैट मीन्स इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर हार्ट को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तो बॉडी तक क्या ऑक्सीजन पहुंचाएगी, राइट, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। इफ टी वेव इज एलिवेटेड, राइट, अगर ये ऊपर को उठी हुई है टी वेव, तो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स हाइपरकैलेमिया। आपको इन डिजीजेस की डिटेल में नहीं जाना, राइट। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम आयंस का लेवल बढ़ गया आपके ब्लड में, राइट, इंक्रीज इन पोटेशियम आयंस, इंक्रीज्ड ब्लड पोटेशियम लेवल, इंक्रीज्ड ब्लड पोटेशियम आयन लेवल, पोटेशियम आयंस आपके ब्लड में बढ़ गए हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, ये प्रॉब्लम होगी, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। नॉर्मली इनका क्या मतलब है, अगर ये एनलार्ज हो जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने कर लिया, राइट। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स।